Hey guys, welcome to our channel SRT. We got a very good response from the for the previous video that was all about the graph, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स आपको बताए थे। और आज का वीडियो जो हमारा है वो वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो लोग एकदम इकोनॉमिक्स में न्यूली एंटर किए हैं, उनको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट भी नहीं पता कि क्या होता है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो आज हम लोग पोस्ट करने जा रहे हैं। So I hope you all will like the video and this will be very helpful to all of you. So let's start with basics of economics and the title for today is Economics for Beginners. चलिए let's start. Hey guys, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में समझने जा रहे हैं। So आज का वीडियो भी आई होप कि आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आज टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं ये आपको कोई भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक शॉर्ट वीडियो होगा विथ लिमिटेड टॉपिक्स है, ताकि आप आराम से समझ सकें कि हम लोग किस बारे में आज बात कर रहे हैं। और हमारा अगला टॉपिक जो भी होगा वो इसी से कनेक्टेड टॉपिक होगा। तो पहले हम लोग आज के वीडियो को देखते हैं। तो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले ये जानना है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से इमर्ज होके आया है। उस ग्रीक वर्ड को हम लोग बोलते हैं ओइकोनोमिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड को हम लोग बोलते हैं ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। अब ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया? हम लोग जो भी है, हम लोग सब हाउस होल्ड है, हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो हम लोग जब घर में रहते हैं तो हम लोग को घर में बहुत सारे सामानों का ज़रूरत होता है, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो रहने के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। तो वो सारे चीज़ क्या होते हैं? हाउस होल्ड का पार्ट होता है। और इन्हीं चीज़ों को कैसे हमें मैनेज करना है, और कैसे मैनेज करना है मतलब बेस्ट वे में मैनेज करना है, ऑप्टिमम वे ऑफ यूटिलाइजेशन करना है हमें। ऑप्टिमम वे ऑफ यूटिलाइजेशन हमको करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। नाउ इकोनॉमिक्स एक साइंस है। कौन सा साइंस है? ये एक सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस क्यों होता है? क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा पार्ट है जो हमें अलग अलग क्वेश्चन से घेर देता है, अलग अलग क्वेश्चन से घेर देता है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमारे देश का अभी एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा होगा, हमारे देश में अभी प्रोडक्टिविटी कैसा होगा, हमारे देश में कंज्यूमर्स जो है वो कैसे डिमांड करते हैं, उनको डिमांड में मतलब उनको कौन सा कमोडिटी ज़्यादा बेहतर पसंद है, फिर हमारे देश का पॉवर्टी लेवल कैसा है, हमारे देश में पर कैपिटा इनकम कैसे होगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जो आते हैं ये सब सोशल साइंस का पार्ट है। और इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये जो सोशल साइंस वाले क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को आंसर देने में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। सो मेरे फ्लो चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ठीक है, और सोशल साइंस क्यों है? बिकॉज इट डील्स विद द कंसर्न्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स गिव्स आंसर टू ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो हो गया, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में समझ गए। आप इसको और एक वे से समझ सकते हो। इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हमारा इकोनॉमिक्स का और एक डेफिनेशन निकल के आ सकता है। अब देखिए, बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन है, और ह्यूमन का नेचर क्या है? हर एक कदम में हम कोई ना कोई नए चीज का डिमांड कर लेते हैं। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, हमें ये दिखा, हमें वो पसंद आया, हमें मन कर रहा है कि हम ये ले लेते हैं। फिर एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें दिखता है, एक नई चीज दिखती है, हमें वो भी पसंद आने लगती है, तो हम उसका भी डिमांड करने लगते हैं। तो इसका मतलब हर एक कदम में हमें कुछ ना कुछ दिखता रहता है, और हमें अगर वो चीज अच्छी लगने लगती है तो हम उसको डिमांड करना चालू कर देते हैं। मतलब हम कौन? ह्यूमन। और ह्यूमन का जो वांट्स है ना, वो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इस अनलिमिटेड वांट्स को हम फुलफिल कैसे करेंगे? अगर आपके पास मल्टीपल वांट्स है तो उस मल्टीपल वांट्स को आप फुलफिल कैसे करोगे? उस मल्टीपल वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास रिसोर्सेज है, राइट। आपको अगर कुछ भी परचेज करना है
परचेज करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? पैसे। पैसे क्या है? रिसोर्सेज है। प्यास लगी है, पानी पीनी है, पानी क्या है? रिसोर्स है। कुछ प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है? रिसोर्सेज है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, रिसोर्सेज है। तो घूम फिर के देखा जाए तो एट द एंड आपको क्या चाहिए? कोई भी चीज करने के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज को करने के लिए, कोई भी चीज को करने के लिए या कोई भी चीज को कंज्यूम करने के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। लेकिन ये रिसोर्सेज जो है ना, ये स्कार्स है। स्कार्स मतलब इस रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है, राइट। ये जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि अगर आज वो अपने धंधे को बंद कर देते हैं तो अगले 7 जन्म तक उनका खानदान आराम से बैठ के खा सकता है। लेकिन क्या उन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर दिया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि मेरे को और पैसा कमाना है, अभी मेरे पास पैसों की कमी है, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं आए हैं कि मैं पूरे दुनिया को खरीद सकूं। तो इसीलिए उनके पास भी जो रिसोर्सेज है ना, स्कार्स है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और इस अनलिमिटेड वांट्स को स्कार्स रिसोर्सेज में फिट करना है। इस अनलिमिटेड वांट्स को स्कार्स रिसोर्सेज में हमको फिट करना है। और चलिए फिट भी हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास मार्केट में इतने कुछ मिलते हैं, अब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कौन से वांट को पहले फुलफिल करें और कौन से वांट को बाद में फुलफिल करें। हमें यही नहीं समझ में आता कि हम कौन से बाद में फुलफिल करें। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो अभी तो हमने वांट्स के नीचे वाले फ्लो चार्ट को देखा, अब ऊपर में फ्लो चार्ट नहीं है। ऊपर में देखो, वांट्स के बगल में मैंने आपको एकदम क्लियरली शब्दों में लिखा है, ये टाइप्स है। वांट्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी वांट और एक होता है सेकेंडरी वांट। प्राइमरी वांट मतलब क्या हो गया? पहले बेसिक नीड्स को आपको फुलफिल करने हैं, राइट। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, गाइज मैं मूवी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लाइफ के लिए चाहिए। डेली का डेली खाना, डेली का डेली पहनने के लिए कपड़ा और डेली का डेली एक छत, ताकि हम आराम से रह सके। ये हमारा प्राइमरी वांट्स है। जो आ रहा है ना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि भाई कौन से वांट को पहले फुलफिल करें। पहले आपको प्राइमरी वांट्स फुलफिल करने हैं। जब तक खाओगे नहीं तब तक काम कैसे करोगे? तो पहले खाने का देखना है, फिर कपड़ों का देखना है, फिर रहने का देखना है। अगर ये वांट्स आपके फुलफिल हो जाते हैं, मतलब प्राइमरी वांट्स अगर आपके फुलफिल हो जाते हैं, तब आप आगे बढ़ के सेकेंडरी वांट्स, जो कि कंफर्ट जोन के लिए होता है। अब सेकेंडरी वांट्स में क्या क्या होते हैं? देखिए सेकेंडरी वांट्स में क्या क्या है, जैसे कि एयर कंडीशन, फिर हो गया रेफ्रिजरेटर, फिर हो गया टेलीविजन, फिर हो गया सेल फोन्स, फिर हो गया घर में सोफा होना, घर में डाइनिंग टेबल होना। ये सारे सेकेंडरी वांट्स के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी वांट, उसके बाद सेकेंडरी वांट। पहले प्राइमरी वांट फुलफिल करने का है, उसके बाद सेकेंडरी वांट फुलफिल करने का है। तो ये तो हो गया वांट्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ना 2 ब्रांच में डिवाइडेड है। कितने ब्रांच में डिवाइडेड है? 2 ब्रांचेस में इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। पहला ब्रांच क्या है? पहला ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है। देखिए इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से निकला था। क्या नाम था? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया था इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड। अब इकोनॉमिक्स का जो ब्रांचेस है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, माइक्रोज। ठीक है, माइक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, माइक्रोज। मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, मैक्रोज। अब माइक्रो मतलब, माइक्रो और मैक्रो इन दोनों से हमको क्या समझ में आता है? माइक्रो सिम जो बोलते हैं, छोटा। मैक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। अब माइक्रो के बारे में अगर आते हैं तो माइक्रो मतलब हो गया इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो का मतलब हो गया इंडिविजुअल यूनिट्स और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। जब हम एक छोटे छोटे चीजों को देखते हैं ना, तो वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कंज्यूमर एक कमोडिटी का डिमांड करता है, तो वो कंज्यूमर उस कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में डिमांड कर रहा है। क्या हो गया? ये माइक्रो हो गया। सप्लायर वो कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है। क्या हो गया? ये अगेन माइक्रो हो गया। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी एक प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन माइक्रो का पार्ट है।
उस कमोडिटी को बनाने में जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा अगेन किसका पार्ट है, वो खर्चा भी हमारा माइक्रो का ही पार्ट बन जाता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, जब सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, मतलब ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इन सबको, जितने भी इंडिविजुअल यूनिट्स और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इनको आप मिला देते हो तो वो बन जाता है फंक्शन ऑफ इकोनॉमी एज होल, और वही बन जाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं एग्जांपल लेता हूं, इन सबको मिला के नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, पॉवर्टी लेवल, एडुकेशन, ये सारे चीज जो है ना ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट बनते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, मतलब ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है कि अगर कंज्यूमर डिमांड नहीं करेगा, सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, कितना खर्चा लग रहा है ये नहीं देखेगा, तो तब तक देश का नेशनल इनकम कैसे आएगा। मतलब मेरे बोलने का है कि जब तक छोटे छोटे पार्ट एक साथ नहीं जुड़ जाते तब तक बड़ा पार्ट बन पाएगा क्या, नहीं। गाड़ी जो होता है, गाड़ी के हर एक पार्ट छोटा छोटा पार्ट होता है, जब तक वो असेंबल नहीं हो जाए, जब तक वो एक साथ ना जुड़ जाए तब तक गाड़ी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, बड़ा पार्ट मिल जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जुड़ जाएगा, बड़े में जुड़ जाएगा तब उसका इंपॉर्टेंस आएगा, और मैक्रो का इंपॉर्टेंट कब आएगा, जब छोटे छोटे पार्ट उनके साथ आएंगे तब उसका इंपॉर्टेंस आएगा। मतलब दोनों का इंपॉर्टेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। सो बेसिक गोल इज टू अचीव मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ द नेशन। मतलब मटेरियल वेलफेयर को हमको मैक्सिमाइज करना है, हमारे देश में जो भी मटेरियल्स मिल रहे हैं उसके यूज को हमको मैक्सिमाइज करना है। जैसा कि मैंने अभी कहा, गाड़ी का एक छोटा पार्ट अगर गाड़ी में नहीं होगा तो शायद गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा, करेक्ट है। मतलब छोटा पार्ट पूरे एक बड़े सारे गाड़ी को हिला के रख देता है। सिमिलरली अगर गाड़ी ही नहीं बनेगा तो ये छोटे पार्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो दोनों क्या है, आपस में इंपॉर्टेंस रखते हैं, करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये लोग अचीव मैक्सिमाइजेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियलिस्टिक फॉर्म्स को ये लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं कि इसका यूज कितना बेटर वे में हो सकता है। अब ये कैसे हो रहा है, माइक्रो कैसे करता है और मैक्रो कैसे करता है, ठीक है। ये मटेरियल वेलफेयर ऑफ नेशन को मैक्सिमाइज कैसे करेगा, हाउ। सो माइक्रो डज बाय अचीविंग ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो का काम क्या है, प्रॉपरली हमारा जो रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करना है, और अच्छे से एलोकेट करना है कि कहीं पे भी एक्स्ट्रा ना लगे और कहीं पे भी जरूरत से कम ना लगे। और मैक्रो कैसे करता है, फुल यूटिलाइजेशन करके। देखिए दोनों में फर्क है, एक बोलता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको हम प्रॉपरली क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, ठीक है। अब ये एलोकेट हो गए, ठीक है। एलोकेट होने के बाद मैक्रो का काम आएगा। मैक्रो को जो एलोकेशन मिला है उस एलोकेशन में उसको बेस्ट यूटिलाइज करेगा। समझ में आ गया, माइक्रो क्या करेगा, एलोकेट कर दिया। अब एलोकेट करने के बाद आपका काम है, मतलब मैक्रो का काम है कि उसको बेस्ट वे में हम कैसे यूटिलाइज कर सके ताकि हमारे कंट्री का जो भी मटेरियल्स है वो कहीं से भी वेस्टेज ना हो। तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं होती है, तो इसीलिए एक इकोनॉमिक में भी की जिंदगी में नहीं होती है, तो इसीलिए एक इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज से हमको डिफरेंट तरह के गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं। जितने रिसोर्सेज है वो रिसोर्स लिमिटेड है, इस लिमिटेड रिसोर्स से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। अब इस रिसोर्सेज को हमको कैसे एलोकेट करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
इन रिसोर्सेज को लिमिटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने में कैसे एलोकेट करना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है, ये तो हमने ये समझा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हमने समझा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है कि भैया अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बनाने बहुत सारे कमोडिटीज है, तो क्या करें, एलोकेट कैसे करें, राइट। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज होने का कारण क्या है, पहला अनलिमिटेड वांट्स, हमारे वांट्स खत्म ही नहीं होते, एक के बाद एक वांट्स हमारे क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, वांट्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये एक बॉक्स मैंने बनाया है, ये मान लीजिए वांट्स का बॉक्स है, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स आपके लिए समझ लीजिए वांट्स का बॉक्स है, और उसमें ये छोटा वाला बॉक्स जो है ना, ये छोटा वाला बॉक्स जो है वो क्या है, रिसोर्सेज है। अब इतने से रिसोर्सेज में इतना बड़ा वांट कैसे फुलफिल होगा, आप खुद समझिए, इतने से रिसोर्सेज में इतना बड़ा वांट कैसे फुलफिल होगा, तो प्रॉब्लम तो होनी है ना। ये प्रॉब्लम तो सबको अराइज होनी है कि भाई छोटा सा रिसोर्स और इतना बड़ा वांट फुलफिल होना इज नॉट इजी, तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। और तीसरा क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक ही रिसोर्स को आप अलग अलग तरह से अगर यूज करेंगे तब भी दिक्कत है। एक बोलेगा भाई मेरे को ये रिसोर्स दे, दूसरा बोलेगा मेरे को भी ये रिसोर्स दे, ऐसे करके अगर सब कोई एक ही रिसोर्स को मांगेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। तो ये सारे कारण हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे कंट्री में अराइज होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम कौन कौन से हैं। तो मैंने क्या किया ना, इस प्रॉब्लम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक बना दिया है फंडामेंटल प्रॉब्लम और एक मैंने बना दिया अदर प्रॉब्लम। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाए और फिर कैसे बनाए और फिर किसके लिए बनाए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये कि हमें क्या बनाना चाहिए, फिर हमें कैसे बनाना है और हमें किसके लिए बनाना है। ये हो गया फंडामेंटल प्रॉब्लम। और अदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपके पास एक मशीन है, उस मशीन का कैपेसिटी है कि 500 यूनिट प्रोडक्शन वो कर सकता है, लेकिन हम उसको सिर्फ 200 यूनिट प्रोडक्शन करके बंद कर देते हैं, इसका मतलब आप मशीन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। सेकेंड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी। आप काम करने का आपका कैपेसिटी करीबन समझ लीजिए कि 2 घंटे का है, लेकिन आप सिर्फ 1 घंटे काम करते हो, मतलब आप फुल्ली एफिशिएंट भी नहीं हो। ये भी एक प्रॉब्लम हमारे कंट्री का। फिर है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देश बढ़ेगा कैसे, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, प्रॉपर एफिशिएंसी से हम काम करते हैं, तो ये तीसरा प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। आप ऐसा समझ लीजिए, पहला 2 प्रॉब्लम अगर नहीं है तो तीसरा प्रॉब्लम भी नहीं है, और पहला 2 प्रॉब्लम जब तक है तीसरा प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में समझना है और भी डिटेल में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन में जो फ्लैश कर रहा है उसमें भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टैप करके रखें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। तो फिर से हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।